how to write tax paper. I think this is one of the most underrated discussions that generally people don't get into, but I thought, considering the kind of questions that you all were actually asking me in the last 2 days, I thought it's better I make a video. Okay. Now there are three important myths that I want to quickly burst here. सबसे पहले सर सजेस्टेड में जो आंसर्स दिए हैं क्या एग्जैक्टली वैसे ही लिखने होंगे? आंसर इज नो. सजेस्टेड में वो लोग बेटा बहुत फुर्सत से क्या है आंसर लिखते हैं. आपको डेफिनेटली क्या है वही लिखना है, ऐसा नहीं है. राइट सर, हमको बेयर एक्ट तो लिखना ही पड़ेगा. बेयर एक्ट अगर नहीं लिखेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा. ये भी एकदम बड़ी मिथ है दोस्त. ओके, ऐसा कुछ नहीं है. If you simply just explain the provision in your own words, even that is fine, and I'll explain you how. And third, my dear friends, is कि सर सेक्शन कोड करने ज़रूरी है. एब्सोल्युटली दोस्तों, ये भी क्या है माय डियर फ्रेंड्स, एकदम क्या है गलत है. ये एकदम मिथ है. रीज़न है बिकॉज अगर आप सजेस्टेड देखोगे तो उसके अंदर ही क्या है एक सेक्शन उन्होंने कोट नहीं किया है. डज नॉट मीन दैट आप लोग सेक्शन कोट ना करो. सेक्शन अगर कोट करते हो तो एक फ्लेयर आ जाता है आंसर में. स्पेशली मैं क्या है एम्फोसाइज करूंगा कि जीएसटी और डीटी के अंदर जीएसटी पहले अगर अटेम्प्ट कर रहे हो और उसमें सेक्शन लिख दिए तो क्या है एक इंप्रेशन क्रिएट हो जाता है एग्जामिनर के नाम पे कि दिस गाय रियली नोज व्हाट ही इज राइटिंग, बिकॉज ही इज राइटिंग इट विद सेक्शंस. द प्रोविजंस आर एब्सोल्युटली इन अलाइनमेंट विद द सेक्शंस एंड ही नोज हिज जॉब वेल. तो क्या होता है कई बार न्यूमेरिकल एरर वगैरह होती है, उसमें क्या आपको कंसेशन मिल जाता है बिकॉज कहीं ना कहीं क्या है ये बंदा जानता है कि बॉस आपको नॉलेज है, आप समझ रहे हो कि आप क्या लिख रहे हो. एंड न्यूमेरिकल एरर इज समथिंग वेरी नेचुरल दैट कैन हैपन टू द बेस्ट ऑफ द बेस्ट पीपल. सो दे इग्नोर दैट एट टाइम्स. अदरवाइज ओके, देर आर नो सच ब्राउनी पॉइंट्स दैट यू गेट फॉर राइटिंग सेक्शंस. और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि द मिनिमम व्हाट यू शुड राइट इज कि भाई एटलीस्ट हेड सेक्शन अगर आपको याद है, जैसे वैल्यू ऑफ सप्लाई का हेड सेक्शन है सेक्शन 15, आईटीसी में अवेलमेंट ऑफ आईटीसी का है सेक्शन 16, राइट. ब्लॉक क्रेडिट का है 17(5), राइट. तो ये हेड सेक्शन है बेसिकली जो चैप्टर का सेक्शन है. तो वो भी अगर कोट कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है. ज़रूरी नहीं है कि अगर फॉर एग्जांपल इंसिडेंटल एक्सपेंसेस है जो वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड करना होता तो 15(2)(c) आप याद ही रखते हो तो बेस्ट है भाई. नथिंग लाइक इट, बिकॉज आप ऑलरेडी एक परसेप्शन बना रहे हो. बिकॉज याद रखो भाई ये परसेप्शन का भी गेम एक बनता है आपका. बिकॉज एग्जामिनर जब चेक कर रहा है आपका क्या कोई आंसर, तो आप एक परसेप्शन बना रहे हो उसके माइंड में बाय राइटिंग नीट आंसर्स, बाय राइटिंग आंसर्स विद सेक्शंस और विद मीनिंगफुल प्रोविजंस. आप फेंका फेंकी नहीं कर रहे हो और अच्छे से लिख रहे हो. डज नॉट इवन टेक अवे द फैक्ट कि अगर ऐसा भी होता है एग्जाम में कि पहला क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया और वो गलत होगा और आपने काट दिया तो फिर यू आर सेटिंग अ रॉन्ग इंप्रेशन, या फिर क्या आप यू हैव ऑलरेडी लॉस द बैटल. ऐसा सब मत सोचा करो, पॉजिटिव सोचा करो. और ये मैं मेरा एक जो थॉट था मैंने आपके साथ शेयर किया है, ठीक है. तो ये एक बात थी. तो क्लियरली दोस्तों ये नो है सर. तो अभी ये तो अपने बता दिया कि सब मिथ है. अब ये बताओ फैक्ट क्या है और हमको फॉलो क्या करना है. तो मैं तुझे सिंपल सा क्या है एक फॉर्मूला देता हूँ. ओके, सबसे पहला जो क्या है, ओके सेक्शन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 जो होगा, जो बेसिकली तेरा 8 मार्क का क्वेश्चन होगा, उसमें तेरे को नेट टैक्स पेबल ढूंढना होगा. मिनिमम नेट टैक्स लायबिलिटी है वो तुझे फाइंड आउट करनी होगी, बराबर. यस. अब उसके अंदर ऑब्वियसली तेरे को आउटपुट टैक्स ढूंढना है और आईटीसी ढूंढना है. मैं तुझे पहले बता रहा हूँ कि भाई हम लोग घबरा जाते हैं ना कई बार 8 मार्क के क्वेश्चन से. तो इफ़ यू कैन ब्रेक इट डाउन इनटू दिस विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प. अब आउटपुट टैक्स है तो आउटपुट टैक्स में 2 ही चीज़ आएगी, वैल्यू और रेट, राइट. तो वैल्यू ओके कहाँ से लेके आओगे? ऑब्वियसली वैल्यू ऑफ सप्लाई के प्रोविजन से. वहाँ पे आपको पता है कि भैया क्या इंक्लूड करना है क्या इंक्लूड नहीं करना. अच्छा, और कहाँ से आ सकती है? एग्जेम्प्ट या टैक्सेबल से. तो अगर किसी में प्रोविजन ही एग्जेम्प्टेड है तो ऑब्वियसली उसका आउटवर्ड सप्लाई नहीं ला जाएगा, राइट, क्योंकि वो एग्जेम सप्लाई है, राइट. दूसरा फिर क्या है, आपको पता चलेगा कि बॉस आज कंपोजिट सप्लाई है या मिक्स सप्लाई है, राइट. इससे आपको पता चलेगा कि भैया पूरी वैल्यू पे एक ही रेट लगाना है या फिर क्या है एक ही वैल्यू पे एक रेट लगाना है, राइट. इंडिविजुअल आइटम्स पे इंडिविजुअल रेट है, पूरी वैल्यू पे हाईएस्ट रेट है, पूरी वैल्यू पे
प्रिंसिपल सप्लाई का रेट है क्या है, वो भी एक आ सकता है। एंड मोर सो माय डियर फ्रेंड्स, इसमें और एक चैप्टर आ सकता है, वो है टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई कैसे? बिकॉज भाई देख, अगर टाइम ऑफ सप्लाई का प्रोविजन आप चेक करते हो, सिंपल सी बात है, ओके, और वो टाइम ऑफ सप्लाई ही क्या है, उस मंथ में नहीं बैठता है जिस मंथ में आप टैक्स निकाल रहे हो, तो आप उसे ऐड करोगे ही नहीं वो वैल्यू के अंदर, बिकॉज उसका टैक्सेबिलिटी उस महीने में आता ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप अक्टूबर का कर रहे हो कंप्यूटेशन और बोला है एडजस्टमेंट में क्या एडवांस रिसीव्ड इन रिलेशन टू गुड्स टू बी सप्लाइड इन द मंथ ऑफ नवंबर, तो भैया इसका टाइम ऑफ सप्लाई नवंबर आएगा, राइट? बिकॉज इनवॉइस या रिमूवल विच एवर इज अर्लियर, और इनवॉइस और रिमूवल दोनों क्या है नवंबर में, तो टाइम ऑफ सप्लाई नवंबर। बट अगर हम बात करते हैं एडवांस इन सर्विस की, तो भैया इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, तो भैया इसका टाइम ऑफ सप्लाई आएगा अक्टूबर, बिकॉज पेमेंट आ गया अक्टूबर में। तो आप टाइम ऑफ सप्लाई को भी अंडर रेट मत करना, ये बहुत अच्छा एडजस्टमेंट है। होप यू अंडरस्टैंड, ओके, कि आपको ये सब चेक करना पड़ेगा, राइट? अच्छा, रेट कैसे आएगा? क्लियरली दोस्तों, रेट आएगा आपका, ओके, कॉम्पोजिट सप्लाई, मिक्स सप्लाई से, जहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि रेट क्या लगेगा। एंड दूसरा माय डियर फ्रेंड्स, ओके, रेट किस तरह से लगेगा, यानी CGST SGST लगेगा या IGST लगेगा, ये आपको पता चलेगा प्लेस ऑफ सप्लाई से। प्लीज़ ये इंश्योर करना कि ज़रूरी नहीं है प्लेस ऑफ सप्लाई का अलग से एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आए, वो आ सकता है, बिकॉज नया नया चैप्टर है, तो देर इज़ अ वेरी गुड लाइकलीहुड के वहाँ से क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं, तो पक्का आएगा। जैसे TDS का पक्का क्वेश्चन आएगा, याद रखना, मेरा नाम याद रखना, क्योंकि लास्ट टाइम TCS पूछा था। और TDS इज़ अ मच मोर बेटर चैप्टर फ्रॉम वेयर क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड। तो TDS तो भैया कंठस्थ करके जाना, वरना और अच्छे से करके जाना, पूरा एक पेज में मैंने करवाया है, रॉन्ग करके आया एक मारूंगा, एक चमाटा मारूंगा, कोई दिखना मत बस मुझे, समझा? यस। और प्लेस ऑफ सप्लाई में से भी कोई फैंटास्टिक क्वेश्चन नहीं पूछ लिया था, इसलिए प्लेस ऑफ सप्लाई भी इंडिपेंडेंट आ सकता है। एंड एट द सेम टाइम 110% दोस्तों आपको दिखेगा या 8 मार्क के क्वेश्चन में, जहाँ पे आपको कुछ ना कुछ प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करना पड़ेगा, राइट? जैसे लास्ट टाइम सेक्शन 9 पूछा था कि भैया ये TWI से आपका 11 नॉटिकल माइल दूर है, ये 10 नॉटिकल माइल दूर है, तो 10 वाला जो भी है वो प्लेस ऑफ सप्लाई ले लो, राइट? ऐसे ही आपको बोला जाएगा कि भैया मिस्टर एक्स ने गुड्स क्या है मुंबई से दिल्ली भेजे है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली आ जाएगा। सो जस्ट मेक श्योर दैट यू आर वेरी वेल फोकस्ड कि यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई का कुछ तो एडजस्टमेंट है ही है, राइट? ये याद रखना चीज़ को, समझा? क्योंकि आप लोग क्या करते हो, आप लोग कुछ भी सोच लेते हो भाई, कुछ भी मत सोचो, यही चैप्टर्स में से कुछ ना कुछ आएगा, तो इस पर फोकस रखो। तो ये आ जाएगा आपका आउटपुट टैक्स। और फाइनली फिर ITC के केस में दोस्तों याद रखना, या तो सेक्शन 16 पूछेंगे या तो सेक्शन 17(5) पर अटैक करेंगे, दैट्स इट। और कुछ पूछ ही नहीं सकते वो लोग, और कुछ पूछेंगे ही नहीं, समझा? या तो 16 की कंडीशन, ये तो इनवॉइस नहीं होगा, या तो गुड्स नहीं पहुंचा होगा, या तो भैया उसने ITC रिवर्स कर दिया और अब क्या है पेमेंट कर दिया है, तो भैया आप वापस रीअवेल कर लो, या 180 डेज एक्सपायर हो गए हैं तो माइनस कर दो, वट एवर द केस में भी, राइट? दे विल फोकस ऑन दैट कि भैया या तो ITC मिलेगा या तो नहीं मिलेगा, उसी पे पूरा क्वेश्चन बनेगा। एंड लास्ट दोस्तों आप अप्लाई करेंगे किसका प्रिंसिपल, पेमेंट ऑफ टैक्स का, कि भैया IGST का क्रेडिट यूज होगा टू पे ऑफ IGST लायबिलिटी वगैरह वगैरह। तो ये 8 मार्क के क्वेश्चन में एक चीज़ तो पक्की है कि आप पेमेंट ऑफ टैक्स का हमेशा आपको एक नोट लिख के ही लेने का, क्योंकि उसका प्रिंसिपल यूज होने ही वाला है, तो ये तो इसका क्या 1 मार्क तो आपको मिल ही जाएगा। दूसरा, जो भी पोजीशन आप ले रहे हो, राइट? जैसे आउटवर्ड सप्लाई में जो भी पोजीशन आप ले रहे हो कि भैया टैक्सेबल है, एग्जेम्प्ट है, कॉम्पोज सप्लाई, मिक्स सप्लाई, या फिर वैल्यू ऑफ सप्लाई में कुछ ऐड कर रहे हो, लेस कर रहे हो, टाइम ऑफ सप्लाई के रिलेशन की वजह से उसे ऐड कर रहे हो या नहीं ले रहे हो, ये सब आपको पोजीशन लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं आपका May 24 का ही क्या है क्वेश्चन लेता हूँ क्विकली। जैसे अगर आप क्या है ले लेते हैं ये वाला एडजस्टमेंट, तो यहाँ पे दोस्तों 35 लाख का क्या है सप्लाई किया है गुड्स, फर्दर द अमाउंट ऑफ 60,000 चार्ज सेपरेटली फॉर म्यूनिसिपल टैक्सेस। तो यहाँ पे इशारा किस बात की तरफ है? पहले आप नोट क्या लिखेंगे कि भैया आज नोट 1 35 लाख तो इंक्लूड होगा, तो भैया सिंपल सी बात है, यहाँ पे बोलेंगे कि गुड्स अमाउंटिंग टू 35 लैक्स 35L लिख देना, okay, will be included in the value of supply under section 15(1) as transaction value, and municipal taxes will also be added under section 15(2)(a) as all taxes are to be included except GST and TCS under income tax। हो गया इसका नोट, राइट? नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है बताओ?
सिंपल सी बात है, 6 लाख है और उसको डिस्काउंट मिला है ओके 30,000 का, विच इज़ गिवन एट द टाइम ऑफ सप्लाई ड्यूली रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि भैया एज पर 15(3)(a इफ द डिस्काउंट इज गिवन एट द टाइम ऑफ सप्लाई एंड इज रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस देन दैट अमाउंट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सप्लाई एंड हेंस ओके 30,000 विल बी डिडक्टेड, एज सिंपल इज दैट। तो आपने प्रोविजन लिख दिया, पोजीशन लिख दिया, प्रोविजन लिख दिया, पोजीशन लिख दिया। इस हिसाब से क्या है, आपको पूरा इंश्योर करना है कि चीज़ें बने। आर यू गेटिंग इट? तो यहाँ पे और यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई का भी एंगल आपको लेना पड़ेगा कि भैया मुझे पता है कि मैं रजिस्टर्ड हूँ राजस्थान में, अब सेकेंड वाले केस में मैं कहाँ भेज रहा हूँ कुछ, यूपी, तो टर्मिनेशन कहाँ हो रहा है मूवमेंट का, यूपी। तो भैया सिंपल सी बात है, राजस्थान से यूपी जा रहा है तो भैया यहाँ पे लग जाएगा आईजीएसटी। आप समझ रहे हो कि यहाँ पे बोला नहीं है कि प्लेस ऑफ सप्लाई फाइंड करो, पर आपको झक मार के इस तरह से निकालना पड़ेगा हर चीज़ का। आर यू गेटिंग इट? ऐसे बाघा बॉय की तरह देखो नहीं कि मेरे को बस वैल्यू लेके क्या है रख देना है, और ट्रांजैक्शन में ऑलरेडी बोल बताया होगा इंट्रा इंटर क्या है, नहीं इंट्रा इंटर क्या है ये भी फाइंड आउट करना पड़ेगा आपको। आर यू गेटिंग इट? यस, ऐसे ही हर एडजस्टमेंट में क्या चीज़ों को लेना चाहिए। यहाँ वाला देख लो, 18 लाख का गुड्स भेजा है, 50,000 अलग से फ्रेट चार्ज किया है आपने ओके, एज अग्रीड टू डिलीवर द गुड्स एट वैदेही एंटरप्राइजेस। तो अग्रीड था, एफओआर बेसिस था, सप्लायर को ही करना ये था काम, तो क्या बोलेंगे आप यहाँ पे, freight will be included in the value of supply as per 15(2)(c as it is an incidental expenses incurred before the delivery of goods, and since it is a composite supply on the entire value of 18,50,000 rate applicable will be the rate of goods that is supplied to वेदेही, और उसका जो भी रेट होगा 18%, 12% वो लिख देना। तो इस तरह से आपको क्या पूरा वो एंगल कवर करना है, समझा? अच्छा, अभी फिर क्या होगा, इनवर्ड सप्लाई का डेटा दिया होगा तो इसमें क्या आईटीसी के रिलेशन में कुछ कमेंट होगा। तो पहला वाला केस ले लो, दैट परचेज रॉ मटेरियल 20 लाख, उसमें क्या किया है भाई, 1 लाख का आउट ऑफ टोटल परचेज इज नॉट रिसीव्ड। तो आप लिखो यहाँ पे कि एंटायर आईटीसी ऑफ 20 lakhs विल बी अलाउड as it is as it is purchase of inputs which is used in the course of business except 1 lakh, right? तो एक्सेप्ट 1 लाख, और वो 1 लाख क्यों नहीं लेंगे आप, बिकॉज ओके इट इज़ नॉट रिसीव्ड ड्यूरिंग द मंथ and hence it is not satisfying 16(2)(b because 16(2)(b) clearly states that ITC can be availed only once the goods are received in the premises. So therefore ITC is equals to 19 lakhs. तो इसमें करना पड़ेगा आपको शॉर्ट में। सेकेंड है कि भाई डेप्रीसिएशन वाला है, तो डेप्रीसिएशन ले लिया जीएसटी पे आपने, तो क्या लिखेंगे आप इसमें कि एज पर सेक्शन 16(3) इफ डेप्रीसिएशन इज ऑन जीएसटी कंपोनेंट ऑफ मशीनरी परचेस्ड आईटीसी विल नॉट बी अलाउड, एंड क्लियरली इन दिस केस ओके जो भी है टैक्स पेयर हैज claimed the depreciation on GST paid, therefore ITC shall not be allowed, as simple as that। ठीक है, थर्ड वाला केस है परचेज ऑफ ट्रक। तो परचेज ऑफ ट्रक के केस में क्या होगा, सिंस इट इज अ मोटर व्हीकल ओके meant for transportation of goods, it is outside the ambit of 17(5), as 17(5) only covers those motor vehicle which are meant for transportation of passenger where seating capacities up to 13 passengers including driver। ऐसा जब आप लिखते हो तो आपको मार्क्स मिलता है। आर यू गेटिंग इट? और इसमें कोई बड़ा बात नहीं बोला है। अभी मुझे पता है ट्रक का आईटीसी मिल रहा है, तो क्यों पता होगा, क्योंकि मुझे पता है भाई कि 17(5) में सिर्फ और सिर्फ क्या कवर्ड है, पैसेंजर वाला व्हीकल, गुड्स वाला नहीं है, इसलिए गुड्स इसके बाहर चला जाता है। तो फिर मुझे इतना ही प्रूव करना है, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, और तो सिंपल सी बात है मिल जाएगा आईटीसी। जस्ट अंडरस्टैंड कि ये सब चीज़ें अगर आप क्या है अकाउंट में लेंगे तो वही चीज़ें बनेगी। तो बस दैट्स इट, राइट? इतना डिफिकल्ट नहीं है भाई, चिल करो। अच्छा, सेकेंड क्वेश्चन जो होगा ओके वो इसी तरह से होगा, या तो सिर्फ एग्जाम सप्लाई करनी है फिगर आउट, या ऐसा सब या वो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन सप्लाई है या नहीं है, राइट? या प्लेस ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन पूछ लिया। तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है क्या कि बॉस बता दो कि भैया मिस्टर रविंदर हैज़ प्रोवाइडेड फॉलोइंग सर्विसेज ओके, और आपको बताना है भैया व्हाट इज़ द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो पहला यहाँ पे बोला है कि भैया अपॉइंटेड बाय रिकग्नाइज पोस्ट बॉडी एज अ चीफ सिलेक्टर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, यहाँ पे यही लिखना है भाई कि इन दिस केस ओके सो
सो बेसिकली देयर इज एन एग्जेम्पशन जहाँ पे बोला गया है क्या कि प्लेयर्स अपना क्या है, फिर क्या है, अंपायर, टीम मैनेजर, कोच providing service to recognized sports body is exempt, and clearly under this exemption chief selector is not covered, and hence this service given to recognized sports body is taxable. Simple. Provision लिख दो, उसका नीचे फिर क्या है आंसर लिख दो कि या तो ये सेटिस्फाई करता है इसीलिए एग्जेम्प्ट है, नहीं सेटिस्फाई करता इसीलिए टैक्सेबल। इसमें क्या बड़ी बात हो गई। नेक्स्ट वाला है सर्विस ऑफ प्योर लेबर वॉज गिवन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट रेसिडेंशियल यूनिट फॉर 1800। तो इसमें एग्जेम्पशन याद करो कि भैया प्योर लेबर सर्विस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल यूनिट इन अ रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स फॉर ओरिजिनल वर्क्स इज एग्जेम्प्ट। तो यहाँ पे क्लियरली ओके बोला गया है कि भैया इट इज़ फॉर रेसिडेंशियल यूनिट और फॉर कंस्ट्रक्शन है, यानी ओरिजिनल वर्क्स है, रिपेयरिंग वर्क्स भी नहीं है और कमर्शियल भी नहीं है, रेसिडेंशियल है, तो क्लियरली इट इज एग्जेम्प्ट एज इट इज सेटिस्फाइंग ऑल द कंडीशंस अबव। राइट। थर्ड है, तो थर्ड के केस में क्या है, वेयर हाउसिंग फॉर ही रेंटेड आउट इज वेयर हाउस फॉर वेयर हाउसिंग ऑफ शुगर केन। तो लिखो एग्जेम्पशन के देयर इज एन एग्जेम्पशन विच क्लियरली स्टेट्स दैट loading, unloading, storage, warehousing of agriculture produce is exempt. And since sugar cane is an agriculture produce, warehousing for the same shall also be exempt. समझा, आपको लिखना पड़ेगा वो कि शुगर केन क्या है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। तो थोड़ी क्या छोटी छोटी चीजें मायने रखती है। थर्ड वाला है, तो भैया यहाँ पे आपको लिखना है कि भैया आज वाटर कंजर्वेशन है, स्लम रीडेवलपमेंट है, दीज आर द सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट अथॉरिटीज, एग्जेम्प्ट। And since Ravindra is giving this service to municipal corporation, which is a government authority, it is exempt. तो इस तरह से क्या है, एग्जेम्पशन वाला लिख देना आपको। और क्या बताओ। हाँ, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल OCOQ में रजिस्ट्रेशन की बात करें तो रजिस्ट्रेशन में भैया आप ये वाला ले लो, यहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट फाइंड आउट करना है और अकॉर्डिंगली फिर एग्रीगेट टर्नओवर। ओके, तो थ्रेशोल्ड लिमिट यहाँ पे क्या है कि भैया हिमाचल प्रदेश 40 लाख, उत्तराखंड 20 लाख, त्रिपुरा 10 लाख। तो यहाँ पे लिखो कि द थ्रेशोल्ड लिमिट एप्लीकेबल टू रिस्पेक्टिव स्टेट इज 40 lakhs, 20 lakhs, 10 lakhs। और 40 lakhs के बाजू में लिख दो सिंस इट इज एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ गुड्स इन महाराष्ट्र, राइट। 20 lakhs में लिखो कि इन 20 lakhs, ओके, UK is the only state in which even if you are exclusive supplier of goods, 40 lakhs is not the limit applicable to UK, and hence it will be subject to 20 lakhs. And Manipur, Mizoram, Tripura, Nagaland, these are the states on which only 10 lakhs का threshold limit is applicable. ये पहले threshold के बारे में लिख दिया। फिर क्या लिखोगे कि एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या आएगा, तो एग्रीगेट टर्नओवर में आएगा आपका टैक्सेबल सप्लाईज एंड एग्जेम्प्ट सप्लाईज, हेंस द एग्रीगेट टर्नओवर इज, सबका टोटल लिख दो। और ये भी लिख देना कि सिंस एग्रीगेट टर्नओवर विल बी इंक्लूडेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस, राइट, द एज इट इज अ पैन बेस्ड स्कीम, then in that case my dear friends we will include the turnover of all branches। और वैसे करके टोटल लिख दो। अब एग्रीगेट टर्नओवर आ गया, थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है वो आ गया, सब्जेक्टिव। अभी थ्रेशोल्ड लिमिट एप्लीकेबल क्या होगा वो लिखो, क्योंकि आपने स्टेट वाइज सब थ्रेशोल्ड लिमिट बता दिया है, एग्रीगेट टर्नओवर का डेफिनेशन बता दिया है। अब आपको ये बताना है कि एप्लीकेबल थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है। तो बोलो कि भैया इन दिस केस सिंस त्रिपुरा, ओके, supplies taxable supplies along with exempt, and so is Himachal Pradesh. Here a lower threshold limit will be applicable, and hence applicable threshold limit will be 10 lakhs, and accordingly since the applicable threshold limit is 10 lakhs and aggregate turnover is more than 10 lakhs, it is liable to register, and it is liable to register only in that state where he is making taxable supplies, that is in Himachal Pradesh and Tripura. It will not be liable to register in Uttarakhand because in Uttarakhand you are only making exempt supplies। बस और क्या लिखेंगे आप, इतना ही लिखना है भाई, जो समझा है ना वही लिखना है बस।
और कोशिश यही रखो, प्रोविजन आंसर, प्रोविजन आंसर, प्रोविजन आंसर। पहले प्रोविजन लिखने की कोशिश करो, और फिर वो प्रोविजन को सेटिस्फाई होता है इसीलिए एग्जेम्प्ट है, नहीं सेटिस्फाई होता है इसीलिए टैक्सेबल है, वो लिख दो। और अगर 5 मार्क या 3 मार्क का सम है तो सीधा क्या है, आंसर लिख दो, माने उसके अंदर ही प्रोविजन मिला के आंसर लिख दो। अलग से क्या है, ऐसा प्रोविजन और आंसर अलग से मत लिखो। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से ऐसा केस है कि रेंटिंग ऑफ रूम का सर्विस है बाय हॉस्पिटल, तो जनरली हम लोग क्या लिखते हैं कि इफ हॉस्पिटल प्रोवाइड्स रेंटिंग ऑफ रूम सर्विस द रेंट इज ओके अप टू 5,000 इट इज एग्जेम्प्ट। अब आपको रेंट दिया है क्या 3,000, तो आप बोलो वहाँ पे सीधा कि इन दिस केस सिंस द renting of room service provided by a hospital is up to 5,000 that is 4,000 this service is exempt। तो ये एक ही लाइन में आपने खत्म कर दी। और दूसरा मैंने क्या किया था, पहले मैंने पूरा प्रोविजन लिखा और फिर उसका क्या आंसर लिखा, राइट। तो वो 8 मार्क क्वेश्चन में कर देना का मगजमारी, बिकॉज वो वर्थ इट है वहां पे। पर दूसरे केस में समझा एक एक दो दो लाइन में निपटा दो पूरा का पूरा आंसर। और इसमें कोई बड़ी बात मैंने नहीं की है यार, मुझे याद रखना सिर्फ इतना बात मेरा याद रखना कि तूने कोई रीजन की वजह से बोला है कि कोई पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन टैक्सेबल है, एग्जेम्प्ट है, सप्लाई नहीं है, उसे रजिस्टर करना है नहीं करना है, ईवे बिल जनरेट करना है नहीं करना है, ये इनवॉइस या डायनामिक क्यूआर कोड का प्रोविजन एप्लीकेबल है या नहीं है, ये पता है तुझे। और अगर ये पता है ना तो इसको लिखना इतना डिफिकल्ट नहीं है, बिकॉज कोई तो क्या है प्रोविजन तूने अप्लाई किया होगा जिसके वजह से तुझे वो आंसर आ रहा है, और वही वही तुझे लफ्ज़ों में लिखना है, दैट्स इट। ठीक है, मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहता था, एंड आई थिंक आई विल एंड इट हियर। थैंक्स अ लॉट माय डियर फ्रेंड्स।